भारत के एक दूर बसे गांव में एक ऐसा खौफनाक रहस्य था जिसके बारे में बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी। उस गांव का नाम था देवगढ़ और इस गांव की सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां कोई भी बच्चा 10 साल की उम्र से ज्यादा जिंदा नहीं रहता था। जैसे ही कोई बच्चा अपना 10वां जन्मदिन मनाता वो उसी रात अचानक गायब हो जाता। ना कोई चीख ना कोई सबूत, बस अगले दिन उसका कमरा खाली मिलता और घर वालों की आंखों में हमेशा के लिए डर बस जाता। सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा था लेकिन किसी ने कभी गांव छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी भागने की कोशिश करता वो रास्ते में ही गायब हो जाता। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए शहर से एक पुलिस ऑफिसर राजीव अपने 9 साल के बेटे अर्जुन के साथ उस गांव में आता है। शुरू में उसे लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो गांव में वक्त बिताता है उसे हर चीज अजीब लगने लगती है। गांव में एक भी बच्चा 10 साल से बड़ा नहीं था और हर घर में एक ही तरह की तस्वीरें लगी थी, एक काले साई की। अर्जुन गांव के बच्चों से दोस्ती करता है लेकिन उसे जल्द ही महसूस होता है कि वो सब बहुत डरे हुए हैं। एक दिन वो एक बच्चे गोपाल से पूछता है कि वो लोग इतने खामोश क्यों रहते हैं, तो गोपाल धीरे से कहता है क्योंकि जब हम 10 साल के हो जाते हैं वो हमें लेने आता है। अर्जुन हंस देता है लेकिन उसी रात उसे पहली बार वो आवाज सुनाई देती है। कोई बाहर से उसका नाम लेकर बुला रहा था। आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि जैसे उसकी माँ उसे बुला रही है, लेकिन उसकी माँ तो शहर में थी। डर के बावजूद अर्जुन खिड़की से झांकता है और वहां जो वो देखता है उससे उसका खून जम जाता है। एक काली परछाई जिसकी आंखें लाल चमक रही थी, वो धीरे धीरे घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन चिल्लाने ही वाला था कि उसके पिता उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि किसी भी हालत में आवाज का जवाब मत देना। अगले दिन गांव में एक बच्चा गायब हो जाता है। राजीव अब समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वो गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करता है लेकिन कोई भी सच बताने को तैयार नहीं होता। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी उसे रात में चुपके से मिलने बुलाता है और उसे गांव का असली सच बताता है। सालों पहले एक गांव में एक तांत्रिक आया था जिसने गांव वालों को अमरता का लालच दिया। उसने कहा कि अगर वो हर साल कुछ बच्चों की बलि देंगे तो पूरा गांव कभी नहीं मरेगा। पहले तो गांव वालों ने मना कर दिया, लेकिन जब बीमारी और अकाल ने गांव को घेर लिया तो उन्होंने मजबूरी में उस तांत्रिक की बात मान ली। उसी दिन से हर साल जैसे ही बच्चे 10 साल के होते उन्हें उस काले साये को सौंप दिया जाता। वो साया असल में उसी तांत्रिक की आत्मा थी जो अब भी जिंदा रहने के लिए बच्चों की बलि लेती थी। राजीव ये सब सुनकर हिल जाता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगला नंबर उसके बेटे अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन का 10वां जन्मदिन बस 2 दिन ही दूर था। वो गांव छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो सीमा पार करने की कोशिश करता है उसकी गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। रात होते ही अर्जुन की तबीयत खराब होने लगती है और वो नींद में बार बार वही शब्द बोलता है, वो आ रहा है। अगले दिन पूरा गांव अर्जुन के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। सबके चेहरे पर डर और बेबसी साफ दिख रही थी। राजीव समझ जाता है कि आज रात कुछ भयानक होने वाला है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। दरवाजे बंद कर देता है, खिड़कियां बंद कर देता है, लेकिन उसे अंदर से पता होता है कि ये सब बेकार है। रात के ठीक 12 बजे अचानक तेज हवा चलने लगती है। दरवाजे अपने आप हिलने लगते हैं और फिर वही आवाज, अर्जुन बाहर आओ। इस बार आवाज और भी करीब थी और डरावनी भी। अर्जुन जैसे ही जादू के असर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, राजीव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे से खींच रही हो। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सामने वही काली परछाई खड़ी होती है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी राजीव अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस साये पर गोली चला देता है, लेकिन गोली उसके आर पार निकल जाती है जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि हवा हो। तभी वो बूढ़ा जिसने सच बताया था वो वहां आता है और चिल्लाता है। उसे रोका नहीं जा सकता लेकिन खत्म किया जा सकता है। वो राजीव को एक पुरानी ताबीज देता है और कहता है कि उस तांत्रिक की असली ताकत गांव के मंदिर के नीचे छुपी हुई है। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो यह श्राप खत्म हो सकता है। राजीव बिना समय गवाए अर्जुन को छोड़कर मंदिर की तरफ भागता है। पीछे से अर्जुन की चीखें सुनाई दे रही थी। मंदिर के अंदर जाकर वो जमीन खोदना शुरू करता है और कुछ देर बाद उसे एक पुराना काला घड़ा मिलता है। जैसे ही वो उसे तोड़ता है पूरा गांव जोर से हिलने लगता है। बाहर खड़ा काला साया दर्द से चीखने लगता है और धीरे धीरे धुएं में बदलकर खत्म हो जाता है। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है लेकिन इस बार वो गायब नहीं होता। सुबह होते ही गांव के लोग पहली बार राहत की सांस लेते हैं। सालों बाद कोई बच्चा बच गया था। श्राप खत्म हो चुका था लेकिन जाते जाते वो बूढ़ा आदमी राजीव से एक बात कहता है, इस श्राप खत्म तो हो गया लेकिन जो चीजें एक बार जाग जाती हैं वो कभी पूरी तरह मरती नहीं। और उसी रात गांव के बाहर जंगल में
उन्हें दो लाल आंखें फिर से चमकती नजर आती हैं। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, पेड़ों के पत्ते बिन हवा के ही हिलने लगते हैं और जंगल के अंदर से एक धीमी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज फिर से जाग गई हो। गांव के अंदर सब लोग राहत की नींद सो रहे थे। सालों बाद पहली बार किसी के चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन राजीव की आंखों में नींद नहीं थी। उसे उस बूढ़े आदमी की बात बार बार याद आ रही थी। जो चीजें एक बार जाग जाती हैं वो कभी पूरी तरह मरती नहीं। अगली सुबह सब कुछ ठीक लग रहा था। बच्चे पहली बार खुले में खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे, लेकिन अर्जुन चुप था। वो बार बार जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे उसे वहां कुछ महसूस हो रहा हो। राजीव ने उससे पूछा, क्या हुआ? अर्जुन धीरे से बोला, वो गया नहीं है। राजीव चौंक गया, कौन? अर्जुन ने सिर्फ जंगल की तरफ इशारा किया। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार बच्चे गायब नहीं होते, बल्कि कुछ और होने लगता है। एक एक करके गांव के लोग अजीब तरह से बीमार पड़ने लगते हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर कमजोर, और सबसे डरावनी बात, वो रात में नींद में उठकर जंगल की तरफ चलने लगते हैं। एक रात राजीव खुद देखता है, उसका पड़ोसी बिना होश के धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा है। राजीव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसकी तरफ देखता भी नहीं, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। अगले दिन वो आदमी नहीं मिलता। अब राजीव समझ जाता है ये श्राप खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया है। वो उसी बूढ़े आदमी को ढूंढता है, लेकिन इस बार वो आदमी कहीं नहीं मिलता, जैसे वो कभी था ही नहीं। गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हुए राजीव को एक पुरानी डायरी मिलती है, जो उस तांत्रिक की थी। उसमें लिखा था, अगर मेरा शरीर नष्ट हो जाए तो मेरी आत्मा जंगल में बंधी रहेगी, और जब तक उसे कोई पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा वो नए रूप में लौटती रहेगी। राजीव समझ जाता है कि असली ताकत उस घड़े में नहीं थी, वो एक सिर्फ हिस्सा था। अर्जुन की हालत धीरे धीरे फिर से खराब होने लगती है। वो नींद में बार बार एक ही बात बोलता है, जंगल मुझे बुला रहा है। एक रात अर्जुन अचानक घर से बाहर निकल जाता है। राजीव जाग जाता है और उसके पीछे दौड़ता है। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदल जाता है। हर तरफ अजीब सी आवाजें, फुसफुसाहट और वही लाल आंखें दूर से चमकती हुई। अर्जुन जैसे किसी ताकत के वश में आगे बढ़ता जा रहा था। राजीव चिल्लाता है, अर्जुन रुक जाओ, लेकिन इस बार अर्जुन रुकता नहीं। जंगल के बीच में पहुंचते ही जमीन फटने लगती है और वहां से वही काला साया फिर से निकलता है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। उसकी आवाज गूंजती है कि तुमने मुझे खत्म करने की गलती की, अब मैं पूरे गांव को खत्म करूंगा। राजीव समझ जाता है कि अब ये सिर्फ उसके बेटे की बात नहीं है, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। वो अपने जेब से वही ताबीज निकालता है, लेकिन इस बार वो चमक नहीं रहा था। तभी उसे डायरी की आखिरी लाइन याद आती है कि मुझे खत्म करने के लिए किसी अपने की बलि देनी होगी। राजीव के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी नजर अर्जुन पर जाती है। अर्जुन उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है कि पापा, इसे खत्म कर दो। राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जानता था कि अगर आज उसने ये फैसला नहीं लिया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वो तावीज को कसकर पकड़ता है और उस साए की तरफ बढ़ता है। साया हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही राजीव ताबीज को जमीन पर रखकर मंत्र पढ़ता है, पूरा जंगल कांपने लगता है। अर्जुन दर्द से चीखता है और धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। राजीव जोर से चिल्लाता है, नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो जाता है। जब राजीव की आंख खुलती है तो वो जमीन पर पड़ा होता है। जंगल बिल्कुल शांत था, कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन अर्जुन तो वहां था ही नहीं। राजीव टूट जाता है। वो गांव लौटता है और देखता है सब कुछ सही है, कोई बीमार नहीं है, कोई गायब नहीं है। श्राप इस बार सच में खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। सालों बाद देवगढ़ एक सामान्य गांव बन जाता है। लोग उसी कहानी को भूलने लगते हैं, लेकिन हर साल उसी रात जंगल के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, पापा, और दूर अंधेरे में एक पल के लिए दो लाल आंखें फिर से चमक उठती हैं। राजीव इस आवाज को सुनकर वहीं रुक जाता है। उसका दिल तेज से धड़कने लगता है और उसके मन में एक आवाज आती है कि ये आवाज तो अर्जुन की थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अर्जुन तो अब इस दुनिया में नहीं था। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ डर और उम्मीद दोनों बढ़ रहे थे। वो अपने बेटे को धीरे धीरे से आवाज लगाता है, अर्जुन, अर्जुन। फिर वहां से आवाज आती है, पापा, मुझे यहाँ से निकालो। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई भ्रम नहीं था, अर्जुन सच में कहीं था। अगले ही दिन राजीव गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। सब लोग डर चुके थे, वो फिर से उस डर में नहीं जाना चाहते थे। एक बुजुर्ग औरत आगे आती है और कहती है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जो तुम सुन रहे हो वो वही है जो हमें वापस खींचना चाहता है। लेकिन राजीव मानने को तैयार ही नहीं था। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
वो अकेले ही जंगल में जाने का फैसला करता है। रात के 12 बजे वो उसी जंगल में पहुंचता है जहां पहले वो सब हुआ था। अचानक हवा फिर से भारी हो जाती है, पैरों के पीछे से फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और एक आवाज आती है, आ गए तुम राजीव। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये वही साया था। राजीव गुस्से में चिल्लाता है, मेरा बेटा कहाँ है। साया धीरे धीरे सामने आता है। इस बार उसका रूप और भी डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ लाल चमक नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान भी थी। तभी वो साया बोलता है कि तुमने मुझे कमजोर किया, खत्म नहीं, और तुम्हारा बेटा अब मेरा हिस्सा है। राजीव का दिल टूट जाता है और राजीव बोलता है कि नहीं, ये झूठ है। तभी अचानक अंधेरे में से अर्जुन की परछाई दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखें भी हल्की लाल चमक रही थी और वो बोलता है, पापा। राजीव उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है अर्जुन पीछे हट जाता है और बोलता है, मत आओ, अगर आप पास आए तो वो आपको भी अपने अंदर ले लेगा। राजीव रुक जाता है और बोलता है, बेटा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अर्जुन सिर हिलाता है और बोलता है, नहीं पापा, मैं अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा। तभी साया जोर से हंसता है और बोलता है, देखा, अब वो मेरा है। राजीव सब समझ जाता है कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं, एक जाल है। वो अपने दिमाग से काम लेना शुरू करता है। उसे डायरी की एक और बात याद आती है, जिस आत्मा ने बलि ली है उसे उसी की कमजोरी से हराया जा सकता है। राजीव सोचता है कि उस तांत्रिक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। तभी अर्जुन धीरे से कहता है कि वो डरता है अकेले होने से। राजीव समझ जाता है ये आत्मा लोगों की ऊर्जा और डर से जिंदा है। अगर इसे अकेला कर दिया जाए तो ये कमजोर हो सकता है। वो जोर से चिल्लाता है, गाँव वालों, अगर तुम सुन रहे हो तो डरना बंद करो। कुछ देर तक तो कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे गांव के लोग जंगल के किनारे पर इकट्ठा होने लगते हैं। पहले एक, फिर दो, फिर पूरा गांव। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहे थे। राजीव फिर चिल्लाता है और कहता है, अगर हम आज डर गए तो ये कभी खत्म नहीं होगा। लोग धीरे धीरे हिम्मत करते हैं और फिर पहली बार कोई भी नहीं डरता। जंगल की हवा बदलने लगती है, साया तड़पने लगता है और बोलता है, नहीं, ये मत करो। उसकी आवाज कमजोर होने लगती है। अर्जुन की आंखों की लाल चमक भी धीरे धीरे कम होने लगती है। राजीव मौका देखकर ताबीज जमीन पर फेंकता है और जोर से मंत्र बोलता है। इस बार ताबीज तेज चमकने लगता है। साया दर्द से चीखता है और कहता है, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस बार पूरा गांव साथ था। सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं, खत्म हो जाओ। एक तेज रोशनी फैलती है और कुछ ही पलों में वो साया पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अर्जुन जमीन पर गिरता है। राजीव दौड़कर उसे उठाता है और बोलता है, अर्जुन मेरा बेटा। अर्जुन धीरे धीरे आंखें खोलता है। इस बार उसकी आंखें सामान्य थी और बोलता है, पापा। राजीव उसे गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इस बार सच में सब खत्म हो चुका था। जंगल शांत हो चुका था और गांव भी आजाद हो चुका था। सब खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे थे।